सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमके विज़डम एकेडमी में। आशा करती हूँ कि अभी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जनवरी का करंट अफेयर्स 2025। तो क्या हो रहा है कि अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, तो ये क्या है ना कि एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं कि आप काउंट करें, लेकिन ज जो एक क्वेश्चन है ना उससे रिलेटेड जितने भी बहुत सारे डिटेल हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में करवा रखा है। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024 का दिसंबर का भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, जैसे कुछ अवार्ड है तो नॉमिनेट किए गए होंगे 2025 में वो अवार्ड दिए जाने के लिए, तो उसको जनवरी में मिला है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2024 के लिए किया गया था, तो किया कब गया है? तो जनवरी 2025 में किया गया। कौन-कौन से खिलाड़ी हैं? तो ये 4 खिलाड़ी हैं, ठीक है? सबसे पहले है डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ये 4 खिलाड़ी हैं जिनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का जो पुरस्कार है वो 25 में मिला है, ठीक है? तो ये तो हो गया इससे रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है? तो यह पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है? तो वो कौन सा पुरस्कार है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है? ये पुरस्कार इंटरनेशनल स्तर पर पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उनको दिया जाता है। ये जो इंटरनेशनल स्तर पर क्या करता है, जो 4 साल तक अगर जो मान लीजिए हम कबड्डी खेल रहे हैं, तो अगर हम कबड्डी के क्षेत्र में 4 साल तक अगर बेस्ट प्रदर्शन करेंगे तो फिर वो अवार्ड जो है वो उसके लिए हमको नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1991 से 92 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? सबसे पहले विजेता जो थे वो शतरंज के थे, वो कौन थे? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे और ये सबसे पहले जो थे जिनको मिला था। 2024 में 4 खिलाड़ियों को ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मैंने बता दिया। 1991 से लेके 2021 तक 1991 से लेके 2021 तक इसको किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इस अवार्ड को जाना जाता था 1991 से लेके 2021 तक। उसके बाद क्या हुआ? 6 अगस्त को ये घोषणा हुई कि अब से इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, ठीक है? तो 1991 से लेके 2021 तक इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और 6 अगस्त 2021 से इसको कौन सा नाम से जाना जाने लगा? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इसको जाना जाने लगा, ठीक है? चिराग शेट्टी 2023 में ये पुरस्कार जो है वो किनको मिला था? तो चिराग शेट्टी को मिला था बैडमिंटन के लिए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, इनको किसमें मिला था? तो बैडमिंटन के लिए, हो गया? अब और भी कुछ अवार्ड के देख लेते हैं हम, जैसे अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड जो है ये भी खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत ही सेकंड नंबर पे इसको आप बड़ा अवार्ड बोल सकते हैं, ठीक है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये और द्रोणाचार्य कि अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है वो कब से हुई थी? तो 1961 ईस्वी से इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? 61 ईस्वी में। 2024 में टोटल 32 प्लेयर जो थे उनको मिला है ये अर्जुन अवार्ड। 2024 में कितने प्लेयर थे? तो टोटल 32 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड मिला है। अब है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो क्या है? तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच को प्रदान किया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किसको मिलता है? तो कोच को मिलता है। जो भी जितने भी खिलाड़ी होते हैं, अगर वो कोई खेल, जैसे हर खेल का एक कोच होता है ना, हर प्लेयर का एक कोच होता है, तो कोचों को जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो बेस्ट कोच होते हैं उनको मिलता है। मतलब भारत में प्रतिभाशाली कोचों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। 2024 में लाइफ टाइम की श्रेणी में 2 कोचों को और नियमित श्रेणी में 3 कोचों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है? अब है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये क्या है? तो इस ट्रॉफी का उद्देश्य क्या है? खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले यूनिवर्सिटीज को सम्मानित किया जाता है। हो सकता है कि अगर वाले एग्जाम में ये पूछते कि इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में बेस्ट यूनिवर्सिटीज को प्रदान किया जाता है, तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ठीक है? चलिए, यह ट्रॉफी हर साल उस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाता है जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1956 से 57 ईस्वी में इसका जो है वो स्थापना किया गया था। ठीक है, और ये सबसे पुराना नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, सबसे पुराना। बाकी का सबका तो 1961 में इसकी स्थापना हो रही है, इसकी 1991 से 92 में हो रही है। तो वो था एक। अभी आप देख ही रहे होंगे कि एक क्वेश्चन से हम कितना सारा इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। आप इस तरह से मत काउंट करिए कि ये तो एक सेकंड नंबर का क्वेश्चन है या वो फर्स्ट नंबर का था। इस तरह से देखिएगा तो लगभग 20-25 ही क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डिटेल आपको मिलेंगे। आगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं, इटली के है जैनिक सिनर। ठीक है, और ये टोटल 138 सालों के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो जीते हैं। ठीक है, इटली जो है वो 138 सालों के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। और वो कौन जीता है, कौन सा प्लेयर है? तो वो है जैनिक सिनर। इसके बारे में भी हम देखते हैं। टेनिस में ग्रैंड स्लैम, देखिए क्या होता है ना, ये जो जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन है, एक विंबलडन होता है, एक यूएस ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है। तो इन चारों का ग्रुप जो होता है, ये चारों जो गेम होता है, ये सारा बैडमिंटन टेनिस से रिलेटेड है। तो इन चारों का ग्रुप को बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ग्रैंड स्लैम। और ग्रैंड स्लैम क्या होता है? तो अगर कोई भी जैसे ये 4 जो गेम है, बैडमिंटन का गेम है, ये हर सीजन के हिसाब से सीजनेबल होता है। ठीक है, ये कोई जनवरी में स्टार्ट हुआ, कोई फरवरी में हुआ, कोई मार्च में हुआ, इस टाइप से होता है। तो यही चारों की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम। टेनिस में ग्रैंड स्लैम साल का सबसे महत्वपूर्ण 4 टूर्नामेंट है: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, एक ही कैलेंडर वर्ष में इन 4 सभी प्रमुख चैंपियनशिप को जीतने वालों को क्या कहते हैं? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम किसको बोलते हैं? तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये चारों टूर्नामेंट को जीत जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला जाता है? तो जनवरी में खेला जाता है और यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत हिट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और कब खेला जाता है? तो शुरुआत में ही जनवरी का करंट अफेयर था, इसीलिए जैनिक सिनर को यहाँ पे आया। ऐसा नहीं कि जनवरी का है तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि यूएस ओपन कब हुआ, फ्रेंच ओपन कब हुआ, इस टाइप से। ठीक है, सब आपको मिलेगा। फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फ्रेंच ओपन को तो ये कब होता है? मई के अंत और जून की शुरुआत में इसको खेला जाता है। मई का लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में इसको खेला जाता है। और कहाँ खेला जाता है? तो किस कोर्ट पे? क्ले कोर्ट पे। क्ले कोर्ट पे खेला जाता है इसको, फ्रेंच ओपन को। अब है विंबलडन। विंबलडन जो है वो जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में घास पर खेला जाता है। इसका घास कोर्ट होता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट इसको बोलते हैं। यूएस ओपन कहाँ खेला जाता है? तो अगस्त से सितंबर में खेला जाता है। और ये कहाँ पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे। हार्ड कोर्ट पे 2 है, एक ये ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक यूएस ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। 1977 में पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन था, सबसे पुराना। सॉरी, 1877। अगर आपको पूछेगा कि सबसे पुराना इनमें से कौन सा गेम है, जैसे इन 4 ग्रैंड स्लैम, ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये चारों टेनिस में कौन सा सबसे पुराना है, तो वो है विंबलडन। विंबलडन कब खेला कब शुरुआत किया गया था? तो 1877 ईस्वी में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, सबसे पहला ग्रैंड स्लैम विंबलडन था। इसके बाद आता है 1881 ईस्वी में यूएस ओपन, फिर आता है 1891 में फ्रेंच ओपन और सबसे आखिरी में आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। लेकिन सबसे पहले खेला कौन जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। आगे, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध और 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपवाद को छोड़कर 1905 से लेकर हर चारों ग्रैंड स्लैम खेले गए। मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छोड़कर 1986 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपवाद को छोड़कर 1905 से हर वर्ष ये चारों ग्रैंड स्लैम जो है वो लगातार खेले जा रहे हैं। कुल मिला के 1905 के बाद से हर बार खेला जा रहा है। ठीक है, आगे क्या है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड। विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत जो है वो 1877 ईस्वी में हुई थी। नोवाक जोकोविच के पास वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम है। नोवाक जोकोविच जो है वो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम धारक है। अभी उनके पास कितने हैं? टोटल 24 ग्रैंड स्लैम है और एकल खिताब का रिकॉर्ड है। एकल खिताब मतलब वो सिंगल ही खेले थे। अगर युगल बोलेगा मतलब 2 प्लेयर हो गए, 2 उस साइड 2 इस साइड। ठीक है, चलिए उसके बाद राफेल नडाल टोटल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब के साथ दूसरे स्थान पर है। राफेल नडाल दूसरे स्थान पर और पहले कौन है? तो नोवाक जोकोविच।
ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के नाम से सबसे ज्यादा सिंगल ग्रैंड स्लैम और जीतने का रिकॉर्ड, और इन्होंने टोटल करियर में, ये महिला है जिनके पास टोटल 24 ग्रैंड स्लैम अवार्ड है। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे पहला ग्रैंड स्लैम जो भारतीय जीते वो कौन है? तो महेश भूपति। महेश भूपति कब जीते थे? तो 1997 में। ठीक है, 1997 में जीते थे। और अभी तक टोटल 4 भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहले है लिएंडर पेस। इनके पास टोटल 18 खिताब है, जिसमें से 8 पुरुष युगल है और 10 मिश्रित युगल है। ठीक है, मिश्रित युगल मतलब एक फीमेल एक मेल, और 10 पुरुष युगल है मतलब कि वो जेंट्स के साथ ही उन्होंने खेला था। उसके बाद है महेश भूपति। महेश भूपति के पास टोटल 12 ग्रैंड स्लैम है, जिसमें से 4 पुरुष युगल है, 8 मिश्रित युगल है। ठीक है, आगे सानिया मिर्जा के पास 6 है, जिसमें से 3 महिला युगल और 3 मिश्रित युगल। उसके बाद है रोहन बोपन्ना। उनके पास टोटल 2 है, 1 पुरुष युगल और 1 मिश्रित युगल। ये टोटल 4 भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने अभी तक ग्रैंड स्लैम में अपना प्रदर्शन किया है। आगे एक बार इसको देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे जनवरी के मध्य में, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे मई के आखिरी, जून की शुरुआत, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे जून जुलाई में, और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे अगस्त से सितंबर। ये है टोटल, ये जो है ये अभी जो जीते हैं ना 2025 में जो ग्रैंड स्लैम जीते उनके नाम है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो स्टार्टिंग इन ईयर मतलब कि शुरुआत में जो होता है ये मेन का है और ये है वुमेन का। ठीक है, जेनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे, और महिला में कौन जीती है? तो मैंडिसन कीज जो है वो महिला में जीती है। उसके बाद है फ्रेंच ओपन कौन के विनर कौन है? तो ये है कार्लोस अल्कराज। और जो महिला है वो कौन है? कोको गॉफ। उसके बाद फिर है विंबलडन में भी जेनिक सिनर है, और इगा स्वातिक जो है वो महिला की। और यूएस ओपन जो सितंबर से अक्टूबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है इस खेल को, कार्लोस अल्काराज मतलब जेनिक अल्काराज। ठीक है, उसके बाद है आर्यना सबलेंका जो है वो क्या जीती है? तो यूएस ओपन। आगे वो था टोटल एक क्वेश्चन से, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। 2025 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, 21 वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसको अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन। मतलब कि हमको जो है ना वो ग्लेशियर जो बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ है उनका संरक्षण करना है, क्योंकि अगर वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे तो फिर बहुत ज्यादा हमें क्या करेगी, कष्ट पहुंचाएंगे ना, इसीलिए। तो 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष के रूप में घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन, वहां पे प्रिजर्वेशन लिखा गया था, सॉरी, कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण करना। ठीक है, घोषित किया था, जिसमें हर साल अब 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में अब हम मनाएंगे। कब से मनाएंगे? तो 2025 में तो ये पहला इसका स्थापना वर्ष हो गया। अब 2026 से हम हर साल 21 मार्च को वर्ल्ड ग्लेशियर डे के रूप में मनाएंगे। ठीक है, अधिकांश ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में ही तो पाए जाते हैं, अंटार्कटिका वगैरह है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अंतर सरकारीय संगठन है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, और जितने भी बहुत सारे देश हैं तो उनमें शांति को स्थापित बनाए रखने के लिए ये जो है यूएन की स्थापना की गई है। देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुई थी। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी? उस टाइम मेंबर्स कितने थे टोटल? तो 51 कंट्री थे। और अभी कितने हैं करंट में? तो करंट में ये सवाल पूछा गया है, पिछले साल पूछा गया था कि कितने यूएनओ में कितने मेंबर्स अभी हो गए, तो उस टाइम 98 था, अभी 199 हो गया है। ठीक है, आगे खो खो वर्ल्ड कप 2025 में महिला एवं पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। और कब किसको हराया? तो दोनों में, भारत महिला वाला हो या पुरुष वाला हो, दोनों में नेपाल हारा है। ठीक है, नेपाल को हराया है इन्होंने। भारत ने 2025 के
पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब अपने नाम किया है और फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने और पुरुष टीम ने नेपाल को हराया है। भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम ने किसको हराया है? तो नेपाल को हराया है। यह पहला खो खो वर्ल्ड कप था भारत का, ठीक है, भारत का यह पहला खो खो वर्ल्ड कप था। कब था? तो 2025 में। डेट क्या थी इसकी जब ये ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 के बीच ये जो कॉम्पिटिशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और ऑर्गेनाइजर्स कौन सा फेडरेशन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन के द्वारा इसका जो ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। स्थान कहाँ था? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। कहाँ पे था इसका? कौन से स्टेडियम में खेला गया था? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। 23 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल कितने देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था? तो टोटल 23 देशों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। मेंस फाइनल, कैप्टन कौन थे? तो इंडियन मेंस जो मेन टीम के जो कैप्टन थे वो कौन थे? प्रतीक वैकर, ठीक है, प्रतीक वैकर जो थे इसके कैप्टन थे। नेपाल के खिलाफ इसलिए जो स्कोर है वो 54-34 से फाइनल में जीत दर्ज की है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो ये भी कौन है? प्रदीप वैकर, ठीक है। और वुमेन्स टीम की जो कैप्टन है वो कौन है? प्रियंका इंगले जो है वो इसकी कैप्टन है। भारत ने 2025 के पहले खो खो विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ये हासिल किया है। अच्छा, ये फिर से आ गया, ठीक है। आगे, प्यूमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया है? तो ये है पीवी सिंधु। पुसाला वेंकटा सिंधु को प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जनवरी में बनी है, ठीक है। और अभी बहुत सारे अभी इसके आगे ना ब्रांड एम्बेसडर आएगा, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर जैसे लिवाइस के पहले थे दिलजीत दोसांझ, तो अभी वो चेंज हो गए, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर अभी किस भारतीय खिलाड़ी को बनाया गया है? पीवी सिंधु को बनाया गया है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा ने इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर और 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2 बार ओलंपिक में इन्होंने मेडल दिलाया है भारत को। फर्स्ट कप था तो 2016 में रियो डी जेनेरो में खेला गया था, उस टाइम इन्होंने सिल्वर लाया था। और टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है। आगे, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 जीता था और वह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पीवी सिंधु है। आगे, अवार्ड इनके नाम कौन कौन से हैं? तो पहला अर्जुन अवार्ड 2013 में, फिर पद्मश्री से इनको 2015 में नवाजा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 में, उस टाइम तो राजीव गांधी के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 6 अगस्त 2021 के बाद से उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाने लगा। फिर पद्म भूषण से इनको कब सम्मानित किया गया? तो 2020 में, ठीक है। आगे, ये क्वेश्चन तो हर बार लगभग जितने भी शास्त्रीय संगीत या फिर फोक म्यूजिकल ये सब जितना भी फेस्टिवल वगैरह होता है ये सब से तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो आप इसको देख ले, अर्जुना अवार्ड 2013, पद्मश्री 2015, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016 और पद्म भूषण से इनको 2020 में सम्मानित किया गया था। आगे, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमिताभ कांत ने क्या लिखा है? तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ठीक है, ये शिखर सम्मेलन, ये इनका जो बुक है वो लिखा गया है अमिताभ कांत के द्वारा। और अभी दिया सलाई सत्यार्थ प्रकाश है ना, क्या नाम है उनका? मैं नाम भूल गई, सत्यार्थ प्रकाश या सत्यार्थ, छोड़िए इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मैं कुछ भूल रही हूँ उसके बारे में। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो ओवर हुआ था, 76वां गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें अतिथि के रूप में किनको बुलाया गया था? तो वो कहाँ के थे? प्रबोवो सुबियांतो वो ये कहाँ के? तो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति है, ठीक है। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति है। चलिए, इस मौके पर हर साल की तरह इस बार भी न्यू दिल्ली के कहाँ पे ये जो जैसे 26 जनवरी जो हमारे राष्ट्रपति है वो झंडा फहराते हैं ना, तो वो कहाँ पे होता है? तो कर्तव्य पथ पर होता है, ठीक है। कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ इसका आयोजन किया जाता है। और 76वें रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था।
यह चौथी बार है जब कोई इंडोनेशिया, जब जैसे कि भारत में अभी तक 4 इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुलाया जा चुका है, ठीक है, चीफ गेस्ट के रूप में। 1950 में भारत के पहले रिपब्लिक डे पर तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकीर्नो जो थे उनको बुलाया गया था, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। और साल 2011 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुशीलो बाम्बांग को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। और इसके बाद 2018 में जो राष्ट्रपति थे जोको, उनको बुलाया गया था। टोटल 4 बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी तक भारत आ चुके हैं। आगे, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 85वां है। भारत 85वां रैंक पे पहुंच गया है। किस पे? तो जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2025 के आधार ये जो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 2024 में जो थी वो 80 रैंक पर थी, लेकिन अब किस में आ गई? तो 85वां रैंक पे ये आ गया है। हेनले एंड पार्टनर्स नामक एक प्राइवेट फर्म द्वारा ये तैयार किया जाता है। ये जो इंडेक्स है वो तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? हेनले एंड पार्टनर्स नामक एक प्राइवेट फर्म है, उसके द्वारा। यह फर्म एक वैश्विक सिटीजनशिप और रेसिडेंसी कंसल्टेंसी है। ये क्या है? तो इसमें टोटल अभी 199 पासपोर्ट्स का मूल्यांकन करते, टोटल 199 पासपोर्ट्स का ये क्या करता है? मूल्यांकन करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो 2006 में की गई थी, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे जो किसका पासपोर्ट है? तो सिंगापुर पासपोर्ट जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, जो 227 डेस्टिनेशंस में से 1995 तक का वीजा फ्री पहुंच प्रदान करता है। कितना है टोटल? तो 227 डेस्टिनेशन पॉइंट है, जिसमें से 195 तक ये वीजा फ्री पहुंच प्रदान करता है। और क्या है? तो सेकंड रैंक पे कौन है? जापान। ये कितनावे रैंक पे है? तो 193 प्लेसेस को ये वीजा फ्री प्रदान करता है। और भारत का जो नेबर्स कंट्री है, जैसे कि अभी भारत का कम पूछ के नेपाल, चाइना, म्यांमार ये सबको ज्यादा पूछता है ना, तो चाइना जो है वो 60वें नंबर पे है, पाकिस्तान 103वें नंबर पे, नेपाल 101वें और बांग्लादेश जो है वो 100 नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे, हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलियाई ने कितने मैचों से जीता है? तो 3-1 के रेशियो से, मतलब 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीता और 1 भारत ने जीता, ठीक है। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है वो 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, सुनील गावस्कर और एलन बॉर्डर के नाम पर, ठीक है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था और ऑस्ट्रेलियन टीम ने ये सीरीज 3-1 से जीती। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया था। लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच कौन थे? तो स्कॉट बोलैंड थे। और मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला है? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है और इन्होंने 5 मैचों के श्रृंखला में टोटल 32 विकेट लिए हैं, ठीक है। इंडियन टीम ने 10 साल के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी, जैसे कि 2014-15 में एक बार हारा था, उसके बाद लगातार 10 वर्षों से ये जीतते आ रहा था और अब बार जाके 2024-25 में ये जो ट्रॉफी है वो फिर से हार गया है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया है 3-1 के रेशियो से, ठीक है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 11वां पूर्ण देश बना है? तो ये कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। ब्रिक्स जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। इन 4 देशों ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की थी। 1 साल बाद इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था, मतलब 2007 में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया था। 1 जनवरी 2024 को इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई मतलब दुबई इसमें शामिल कर लिया गया था। और मुख्यालय कहाँ है ब्रिक्स की? तो ब्रिक्स की मुख्यालय जो है वो चेन्नई के संघाई में है इसका मुख्यालय, ठीक है। पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था वो कहाँ किया गया था? पहला ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ किया गया था? ये कातेरिनबर्ग जो है वो रूस में एक जगह है, वहां किया गया था। और 2024 का जो सम्मेलन है वो कहाँ किया गया था? कजान, रशिया में। और 2025 का कहाँ किया गया था? तो ब्राजील में, ठीक है। चलिए आगे, प्रतीश नंदी का हाल ही में निधन हो गया था। कब हुआ था? तो 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो फिल्म मेकर थे। कौन थे? प्रतीश नंदी। इन्होंने बहुत सारे हिंदी मूवी में क्या किया है? प्रोड्यूसर का काम किया है, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजी कविता की लगभग 40 पुस्तकें लिखी हैं और बंगाली, उर्दू, पंजाबी जैसी कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, ठीक है। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतीश नंदी जो है वो 1998 से 2000 के बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल
राज्यसभा में क्या शिवसेना के सदस्य भी रहे, ठीक है, सांसद भी रहे, शिवसेना के सांसद रहे राज्यसभा में, महाराष्ट्र के राज्यसभा, महाराष्ट्र से राज्यसभा में। और इसके द्वारा जो अवार्ड इनको मिला है वो कौन सा अवार्ड मिला है, तो पद्मश्री से इनको नवाजा गया है 1977 ईस्वी में। आगे, हाल ही में किस देश को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो जॉर्जिया को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश जो है वो घोषित किया है। जॉर्जिया जो है वो 45वां मलेरिया मुक्त देश बन चुका है। मलेरिया मुक्त देश क्या होता है, किसी भी देश को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट तब दिया जाता है जब वह 3 वर्ष जो है वो लगातार अपने आप को ऐसा सिद्ध करे कि हाँ अब हम मलेरिया फ्री हो चुके हैं, ठीक है, तभी जाके वो जो WHO के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस बार किसको मिला है, तो जॉर्जिया को मिला है। और भारत ने इसका लक्ष्य कब तक का रखा है, 2030 तक का रखा है। हमको नहीं लगता है 2030 में भी हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी दिल्ली का हालत बहुत ज्यादा गंदा है, बहुत सारे ऐसे सिटीज है जिसमें पॉल्यूशन अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। मलेरिया एक मच्छर के काटने से होने वाली एक डिसीज है, ठीक है, और ये कौन से मच्छर के काटने से होती है, तो फीमेल एनोफिलीज मच्छर, मतलब मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। अभी तक जितने भी मच्छर हमें काटते हैं वो मादा ही होती है, नर नहीं होता, ठीक है। और इसका मुख्य रूप से क्या क्या इफेक्ट होता है, पड़ता है, तो लिवर और रेड ब्लड सेल्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे मलेरिया में हम खून जांच करवाते हैं ना जाके कि हमको मलेरिया है या नहीं है, इस टाइप से। नागोबा जतरा त्योहार जो है वो भारत में कहाँ मनाया जाता है, तो ये कलेसापुर तेलंगाना में, ठीक है, ये केसलापुर, अच्छा, केसलापुर तेलंगाना में ये हर साल नागोबा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। नागोबा नाम से आपको क्या लग रहा है, नाग देवता, तो हाँ ये नाग देवता का ही पर्व है, नाग देवता का ही पर्व है, ठीक है। ये 8 दिन तक चलने वाला है, जो कि 28 जनवरी से स्टार्ट होता है और फरवरी में मंथ तक ये खत्म हो जाता है, ठीक है। कहाँ के लोग इसमें पार्टिसिपेट करने आते हैं, मतलब कहाँ के लोग आते हैं इस पर्व को देखने के लिए, त्योहार को देखने के लिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के हजारों लोग इस पर्व में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा नागोबा पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो गोंड जनजाति है वो भारत का सबसे बड़ा जनजाति है, जनजाति में बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कितने बच्चों को प्रदान किया गया है, तो 17 बच्चों को भी प्रदान किया गया यह पुरस्कार, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से 17 बच्चों को टोटल मिला है। ये जो अवार्ड है वो 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को, जो असाधारण बच्चे, मतलब असाधारण मतलब बहुत अच्छे काम करते हैं, कम उम्र में ज्यादा अचीवमेंट पाते हैं, उनको मिलता है, ठीक है। किस किस क्षेत्र में मिलता है, तो आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस और सोशल सर्विस जैसे टोटल डिफरेंट एरियाज में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो करते हैं उनको मिलता है। और 2018 में ब्रेवरी भी शामिल किया गया, मतलब जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको भी एक विशेषता है जिसको शामिल किया गया 2018 में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इस पुरस्कार को जो है वो जारी किया जाता है। शुरुआत कब से की गई है इसकी, 1996 ईस्वी से ये जो बाल पुरस्कार जो प्रदान किया जा रहा है उस टाइम 1996 ईस्वी से दिया जा रहा है, ठीक है। यह पुरस्कार पूर्व में नेशनल चाइल्ड अवार्ड और फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट के नाम से जाना जाता था। पहले एक्सेप्शनल अचीवमेंट मतलब असाधारण, ऐसा अपवाद बच्चा लोग कभी कभी हो जाता है जो बहुत अच्छा तबाही मचा देता है, अच्छा काम कर देता है, तो एक्सेप्शनल अवार्ड के नाम से भी इसको पहले जाना जाता था, लेकिन बाद में फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जाने लगे। तो 5 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों को जो असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अभी कितना बच्चों को मिला है, तो 17 बच्चों को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस बार 2025 में जब नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन हो रहा था उस टाइम सबको लग रहा था, लगभग पूरी दुनिया को लग रहा था कि जो शांति का नोबेल प्राइज है वो किसको मिलेगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। लेकिन मिला किनको, तो मारिया करोना मचाडो, ठीक है, मारिया करोना मचाडो को शांति का नोबेल प्राइज मिला है। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के रूप में अभी शपथ लिया है और यह सेरेमनी कहाँ हुई थी, तो वॉशिंगटन डीसी में आयोजित की गई थी, ठीक है।
यूएस चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने उनको शपथ दिलाई। ये हम लोग को पूछेगा भी नहीं कि यूएस कौन जो थे इनको शपथ दिलवाए थे, फिर भी यूएस चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है उनको भी शपथ दिलाया गया था साथ में। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर जो विदेश मंत्री हमारे वो एस जयशंकर जो है वो उस समारोह में शामिल हुए थे। 46वें नंबर के कौन थे? तो जो बाइडेन थे राष्ट्रपति, और 45वें नंबर के कौन थे? तो डोनाल्ड ट्रंप खुद ही थे। आगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए देने की योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा। जितने भी योजना हुई है उसका वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपए सालाना किसानों को मिलेगा, मजदूरों को मिलेगा। तो किस सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साई, उनके द्वारा भूमिहीन मजदूरों को हर वर्ष 10,000 रुपए की एनुअल सपोर्ट प्रदान करने के लिए ये जो योजना है वो शुरुआत की गई थी, और इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? तो लगभग 7.5 भूमिहीन कृषि मजदूरों को लाभ पहुंचाना है, जिससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में क्या आ जाए? सुधार आ जाए। आगे, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो ये है माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन जो है वो उनको जनवरी फरवरी में के लगभग में उनको बनाया गया, आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुना गया था। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी। ऐसे याद रख सकते हैं कि हम लोग अपने परिवार के साथ ही तो 1 जनवरी मतलब कि जब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना, उस टाइम हम लोग अपने परिवार के साथ ही तो पिकनिक पे जाते हैं। तो वैश्विक परिवार दिवस कब है? ये वैश्विक है। ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे। तो ये कब है? 1 जनवरी। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है? तो सैयद किरमानी ने स्टम्प्ड नामक नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो मतलब लिखी है। ठीक है, पब्लिश की है। वो कहाँ के प्लेयर थे? तो ये क्रिकेटर है, रिटायर्ड क्रिकेटर है, ये अफगानिस्तान के प्लेयर है। ठीक है, 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा संतोष ट्रॉफी जो 78वां संतोष ट्रॉफी है 24-25 का खिताब वेस्ट बंगाल ने जीता है। किस देश ने ओपन एआई के ओपन एआई और चैट जीपीटी को छोड़कर डीप सीक R1 नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो ये चाइना में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ बैन है। ठीक है, वो चाइना जो है वो खुद का सारा ऐप, नेटफ्लिक्स, ये सब कुछ ये खुद का चलाता है। तो फिर ये चैट जीपीटी को एक्सेप्ट कैसे कर सकता था भाई? तो चैट जीपीटी ओपन एआई और चैट जीपीटी को पीछे छोड़कर, ओपन एआई का ही एक भाग है चैट जीपीटी, उसको छोड़कर डीप सीक R1 नामक जो है ऐप को है वो लॉन्च किया है। ठीक है, एआई मॉडल को लॉन्च किया है। आगे, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म किस राज्य में हुआ है? बीटा बच्चे का जन्म जो है वो मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ है। बीटा जनरेशन क्या है? तो 2025 में जो बच्चे अब जन्म लेंगे ना, 1 जनवरी 2025 के बाद जितने भी बच्चे जन्मेंगे, कब तक? 2039 तक। ठीक है, 2039 तक जितने भी बच्चे जन्मेंगे उनको किस नाम से जाना जाएगा? तो जनरेशन बीटा। और जो भी अभी जो इससे पहले जो था वो जेनजी था, और जेनजी क्या क्या किया अभी आप देख ही लिए नेपाल में और अभी लद्दाख में। चलिए, जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म जो है वो CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसके CEO के रूप में कौन अभी जनवरी में इनका नियुक्ति हुआ है? तो वो है भुवनेश कुमार। UIDAI उदय के जो CEO के रूप में किसको चुना गया है? तो भुवनेश कुमार को चुना गया है। इस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा का ये जो अनावरण किया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में SSB कार्यरत है, और इंडिया और म्यांमार के बीच जो है वो असम राइफल्स के जो हमारे सेना है वो काम करते हैं, और इंडिया और चाइना के बीच में कौन है? तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये है, वहां पे तैनात रहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे, ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? 2024 का जो ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो किसको चुना गया है? तो ये है अमेलिया किर। अमेलिया किर को चुना गया है ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब इनको मिला है।
किस केंद्रीय मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण किया है? ये देखिए क्या बोल रहा है, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, मतलब ये डिफेंस का ही एक भाग है। तो इसको किसके द्वारा अनावरण किया जाना चाहिए? तो राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ही तो ये किया गया। तो इस प्रणाली का नाम क्या है, किसका अनावरण किया है? तो संजय का अनावरण किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, आयुष्मान खुराना। और जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर अभी SRK यानी कि शाहरुख खान को बनाया गया है। लेवाइस के ब्रांड एम्बेसडर न्यू है आलिया भट्ट, ठीक है। और बिस्लरी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो दीपिका पादुकोण है। और मालदीव टूरिज्म के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है कैटरीना कैफ। ये जो बिस्लरी है उसी के जैसा एक बिस्लरी लिमोनाटा है जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आदित्य रॉय कपूर। चलिए इसको देख लीजिएगा, आजकल सेलिब्रिटी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया SSC को, क्या पता पूछ दे आपको। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो अर्शदीप सिंह के द्वारा जीता गया ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब अर्शदीप सिंह के को दिया गया है। आगे, कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी की जो कंपनी है वो सबसे ज्यादा बड़ा, मतलब गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने का ऐसा बात किया जा रहा है। तो वो है किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, 25 जनवरी को। आगे, रिलायंस पावर का कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO किसे नियुक्त किया गया है रिलायंस पावर का? तो नीरज पारिक को बनाया गया है अभी रिलायंस का CEO, ठीक है। और क्या बनाया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO बनाया गया है नीरज पारिक को। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का जो स्थान था वो था चौथा स्थान। और ये क्या होता है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या होता है? तो जितने भी सैनिक है ना हमारे पूरे हर विश्व में जितने भी देश के सैनिक है उसका एक रैंकिंग होता है कि कौन सा सैनिक जो है वो टॉप पे, तो 4th नंबर पे है भारत, ठीक है। आगे, who has been appointed as the secretary of the board of कंट्रोल फॉर क्रिकेट, जैसे BCCI के सचिव के रूप में अभी किसकी नियुक्ति की गई है? तो देवजीत सेकैया की नियुक्ति की गई है BCCI के सचिव के रूप में। और अभी BCCI के अध्यक्ष जो है वो सितंबर-अक्टूबर में बनाए गए हैं। कौन है? मिथुन मिन्हास, ठीक है। मिथुन मिन्हास को बनाया गया है BCCI के अभी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। उनसे पहले थे राजीव शुक्ला जो कि सिर्फ कार्यकारी थे, ठीक है। और उससे पहले थे रोजर बेन्नी जो 2022 में उनको बनाया गया था और 2022-25 में फिर वो क्या हो गए? रिटायर हो गए, ठीक है। और वो 70 वर्ष के हो गए थे। इससे पहले वाले वीडियो में शायद मैंने बता दिया था कि 1970 से है वो कार्यरत, सॉरी उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। तो 2022 से ही वो थे, बोलने में उस टाइम मुझे मिस्टेक हो गया था। तो देवजीत सेकैया जो है वो अभी BCCI के सचिव के रूप में कार्यरत है, ठीक है। और ICC के कौन है? ICC के है जय शाह, SH। चलिए आगे, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है? सबसे अधिक गिद्ध कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो जहां पे सबसे ज्यादा जंगल है वहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा गिद्ध वाला राज्य बन गया है, ठीक है। आगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये फरवरी का क्वेश्चन आ गया। 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 1997 ईस्वी से मनाया जा रहा है। आर्द्रभूमि क्या होता है? वेटलैंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वेटलैंड्स बोलते हैं। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि, वहां का जो क्षेत्र होगा वो लगभग 1 वर्ष में 8 महीने जो है वो वहां पे जल भराव की स्थिति होगी, मतलब वो 8 महीने तक वहां पे पानी होना ही चाहिए, चाहे वो प्राकृतिक रूप से कोई जमा हो या फिर वहां पे बारिश हो या फिर वो जगह जो है वो ऐसी ऑलरेडी वहां गीली रहती हो, इस टाइप से, ठीक है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 ईस्वी को लागू किया गया था। रामसर कन्वेंशन जो है वो ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, रामसर नामक सम्मेलन हुआ था। वहां पे रामसर स्थल में, रामसर एक जगह है, वहां पर रामसर कन्वेंशन के नाम से उसको जाना जाता है। और उसी टाइम से 1971 ईस्वी से यह बोला जा रहा है कि पूरे विश्व में जितने भी आर्द्रभूमि होगी वहां पे
जो अच्छे स्थल है, जो आर्द्र भूमि, उसको हम इस कन्वेंशन में शामिल करेंगे, उसको अपने लिस्ट में हम शामिल करेंगे और उसका अच्छे से देख रेख होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो बहुत खास होते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत खास होते हैं। ठीक है, चलिए रामसर सम्मेलन क्या है? तो 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्र भूमि सम्मेलन, जिसे रामसर सम्मेलन कहा जाता है, यह एक अंतर सरकारी संधि है। और ये भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को भारत में लागू किया गया था। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे पहला रामसर स्थल है जो भारत का है। ठीक है, जो रामसर स्थल में शामिल किया गया। कब किया गया था? तो 1 फरवरी 1982 ईस्वी को। आगे बिहार में अबर 2025 में बिहार में 2 रामसर स्थल जो है वो ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है गोकुल जलाशय और एक है उदयपुर झील। ठीक है, और इसी के साथ बिहार में अभी टोटल 5 रामसर कन्वेंशन हो गए। पहला कौन है? कांवर झील। कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है और ये बिहार की पहली रामसर साइट है। नागी पक्षी अभयारण्य जो है वो जमुई जिले में स्थित है और ये मानव निर्मित आर्द्र भूमि, अभी मैंने बताया ना, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो या फिर वहाँ पे पानी जो है वो किसी मानव के द्वारा या फिर मानव निर्मित जो झीलें होती है या तालाब होते हैं उस टाइप सा कुछ होता है। ठीक है, तो नागी पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में है और ये एक मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। नकटी पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ का है? तो ये भी जमुई जिले में स्थित है और नागी पक्षी अभयारण्य के साथ ही 1984 ईस्वी में इसको पक्षी अभयारण्य भी घोषित किया गया था। उसके बाद आता है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय जो है वो बक्सर जिले में स्थित है और ये सबसे नया रामसर स्थल है। उसी के साथ उदयपुर झील जो है पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। ऑक्सबो झील, अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए रामसर वीडियो स्थल के बारे में तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या है ऑक्सबो झील? ऑक्सबो झील मतलब मान लीजिए ऐसे करके नदी आ रही है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्या होगी ना, ज्यादा फ्लो के कारण यहाँ पे ऐसे करके कट जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक तालाब जैसा निर्माण हो जाएगा, झील जैसा निर्माण हो जाएगा और फिर वो जो नदी है वो यहाँ से फिर वो अपना अपना रास्ता बदल के बहने लगेगी। तो ये जो बीच में जो आ जाता है ना ऑक्सबो झील, ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, जो बैल वैल का जो नीचे जो पैर में जो खूर बोलते हैं ना उसको, उसी को बोलते हैं ऑक्सबो। ठीक है, ऑक्स का बो, तो ऑक्सबो ये उसी के टाइप सा बन जाता है जिसके कारण उसको ऑक्सबो बोलते हैं। तो उदयपुर का जो झील है वो एक ऑक्सबो झील है और ये रामसर स्थल इसको भी घोषित किया गया है। आगे, व्हेन वर्ल्ड कैंसर डे 2025 सेलिब्रेटेड, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? और इस बार भी कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर डे के रूप में मनाया गया था। ये कुछ है जो कि एडिशनल है। मैंने कहा था कि आपको भले ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कम मिले लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन 100 प्लस से भी ज्यादा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वर्ल्ड कैंसर डे जो है ये कैंसर अवेयरनेस डे। वर्ल्ड कैंसर डे तो है हमारा 4 फरवरी को। ठीक है, लेकिन कैंसर अवेयरनेस डे मतलब कैंसर जागरूकता दिवस कब है? तो 7 नवंबर को है। ठीक है, रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। रेबीज डे कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। डायबिटीज डे 14 नवंबर। टीबी डे 4 मार्च। मलेरिया डे 25 अप्रैल। निमोनिया डे 12 नवंबर और एड्स डे 2 दिसंबर। ठीक है, ये थी कुछ आपके इन्फॉर्मेशन। आगे है लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड? मिसेस वर्ल्ड, मिसेस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? जो कि पहली अश्वेत महिला है जो कि मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है। ये कौन है? शेगो गेले। शेगो गेले जो है वो पहली अश्वेत महिला है। और मिस वर्ल्ड अभी कौन है? तो मिस वर्ल्ड जो है मिस वर्ल्ड जो है वो ओपल सुचाता है। ओपल सुचाता चुवांगश्री। ओपल सुचाता सुचाता चुवांगश्री। ठीक है, चुवांगश्री, ओपल सुचाता चुवांगश्री जो है वो भी मिस वर्ल्ड है। और 31 मई 2025 ईस्वी को ये जो है और शो जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब इसी दिन वो जीती थी। और कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, मतलब कहाँ पे उनको क्राउनिंग हुआ था उनका? तो हैदराबाद में उनका हुआ था। ठीक है, और अभी मिसेस यूनिवर्स कौन है? ये मिस हुआ ना, मिसेस यूनिवर्स जो है वो शेरी सिंह है। शेरी सिंह कहाँ की है? ये भारत की है। शेरी सिंह जो है वो भारत की है और ये मिसेस यूनिवर्स है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। भले ही लंबा हो गया होगा ज्यादा वीडियो, आप फास्ट करके देख लें। तो इसमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन थे। अगला वीडियो जाएगा वो फरवरी का करंट अफेयर्स का होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।